पहले एक वेव चली थी एग फ्रीजिंग की जो बॉलीवुड तक सीमित थी या उन लोगों तक जो बहुत पैसे वाले थे, बट आजकल ये ज़्यादा कॉमन हो चुका है। क्या एग फ्रीजिंग कराना ठीक है या एक वेव का हिस्सा है? एग फ्रीजिंग एक बोन है, एक वरदान है जो साइंस ने हमें दिया है, फीमेल्स को स्पेशली। फीमेल्स की फर्टिलिटी मेल्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी डिक्लाइन करती है। आफ्टर 35 द एग काउंट डिक्लाइंस रैपिडली। अब अगर फीमेल्स को मेल्स के साथ कदम से कदम मिला के चलना है वर्ल्ड में, पैसे कमाने हैं, बिजनेस लीडर्स बनना है, एंटरप्रेन्योर्स बनना है, तो उनको भी टाइम चाहिए ज़िंदगी में पढ़ाइयाँ पूरी करके बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब उस दौरान में आपको बच्चे भी करने हैं, बिकॉज योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज एक्चुअली अगेंस्ट योर फाइनेंशियल क्लॉक, बिल्कुल उल्टी चलती है। तो एग फ्रीजिंग इसको रोक देता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को। आप सही समय पे अपने एग फ्रीज करा लो। मतलब आई डोंट सी एनी पॉइंट कि इसको क्यों नहीं कराना चाहिए, इतनी बढ़िया चीज़ है। आप यंग से यंग उम्र में अपने एग फ्रीज करा के रख लो, एंड वेन एवर यू आर रेडी टू हैव अ प्रेगनेंसी, आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, और कितने भी साल पे आपको लगता है अब मुझे प्रेगनेंसी करनी है, आप उनको फर्टिलाइज करा लो। आई सी इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और सबको नॉलेज हो गई है तो अच्छी बात है, और भी नॉलेज होनी चाहिए। देयर आर स्टिल फीमेल्स जो गांव में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, जिनको इतना सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है, उनको तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए कि फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये तो हुई एग फ्रीजिंग की बात। क्या मेंस को भी अपने स्पर्म फ्रीज करवा के रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए। नाउ मेन को कब ज़रूरत पड़ती है स्पर्म फ्रीजिंग की? मोस्टली कि अगर हस्बैंड वाइफ लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, हस्बैंड आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं काम के चक्कर में, एंड फीमेल इज़ हियर, एंड आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स कराने हैं, IUI करा रहे हो आप या फिर IVF करा रहे हो, तो आप सीमन फ्रीज करा के जा सकते हो। सेकेंड, मान लो किसी को किसी तरह की कोई ऐसी डिजीज़ डायग्नोस होती है, मोस्ट कॉमनली कैंसर्स हो गए, जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आपको चलने वाली है, तो उस केस में आपके टेस्टिस पे असर पड़ता है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस पे असर पड़ता है, स्पर्म्स कम हो जाते हैं। तो उस केस में तो 100% सीमन प्रिजर्वेशन होना ही होना चाहिए। में तो 100% सीमन प्रिजर्व होना चाहिए। आप सीमन प्रिजर्व कराओ, एंड व्हेन यू आर रेडी टू हैव अ चाइल्ड, आप क्या कहते हैं, बनवा लो अपने एम्ब्रियो। ये मतलब मेल्स के लिए एज अ इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कि फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। उनकी फर्टिलिटी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली थोड़े लंबे समय तक इंटैक्ट रहती है, बट ये और चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आपको कोई कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चाहिए, उसके लिए आप उसको प्रिजर्व करा सकते एग हो। फ्रीज कराना और स्पर्म फ्रीज कराना ये कॉस्ट क्या करता है? मैंने तो सुना है ये लाखों में जाता है। देखो थोड़ा तो एक्सपेंसिव पड़ता है। देखो एग फ्रीजिंग में इंजेक्शंस तो वही लग रहे हैं जो IVF में लग रहे हैं। बेसिकली एग्स को बड़ा करने के इंजेक्शंस तो सेम ही हैं। अगर हम इंजेक्शन की कॉस्ट को कैलकुलेट करके सब कुछ देखें तो अराउंड 1 लाख के आसपास पड़ जाता है एग फ्रीजिंग। सीमन फ्रीजिंग इज़ मच चीपर, बिकॉज उसमें हमें कुछ हार्मोनल थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मल केसेस में। उसमें बस हमें जैकुलेटेड सीमन चाहिए। तो सीमन फ्रीजिंग विद समवेयर कॉस्ट अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर। दैट इज़ जस्ट द फ्रीजिंग कॉस्ट ओनली। उसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा देने की, ड्रग्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सपोज मेल्स के स्पर्म्स जो हैं एजैकुलेट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें स्पर्म्स डायरेक्टली टेस्टिस से लेने पड़ रहे हैं बाय टीसा या माइक्रो टीसा, वट एवर प्रोसीजर। तो वो प्रोसीजर कॉस्ट आती है। टीसा में समवेयर कॉस्ट अराउंड 20,000, एंड माइक्रो टीसा बहुत मतलब ऐसा हाई लेवल एक सर्जरी होता है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसकी वो एनेस्थीसिया में भी होती है। उसकी कॉस्ट समवेयर कम्स अराउंड 80,000 to 1 लाख के आसपास। अनफॉर्चुनेटली मान लो किसी कपल का IVF फेल हो गया, वो दोबारा अगर करवाते हैं तो कितना गैप रखना चाहिए या ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है? IVF फेल हुआ है, उसके कारण क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना गैप रखना है। मान लो आपकी प्रेगनेंसी आई ही नहीं है, नेगेटिव आ गया है, तो यू कैन गो फॉर अनदर IVF साइकिल जस्ट द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। बट अगर मान लो प्रेगनेंसी आई है एंड फिर हार्ट बीट नहीं लगी है, या अंदर रेमिनेंट्स है, हमें उनको क्लियर करना है, जिसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं, है ना, तो उसको भी काउंट तो IVF फेलियर में ही करते हैं। तो अगर वो है तो उसको अगर क्लियर कराना है तो देन वी हैव टू वेट 2 to 3 months में भी। वो क्लियर करने में 15 days के बाद स्कैन करके देखने में कि सब कुछ ठीक है नहीं है, उसमें हो सकता है कि 2 months का टाइम पीरियड लग जाता है। उसके बाद वी कैन ट्राई अगेन। एज डॉक्टर्स, मतलब मुझे लगता है कि हर IVF स्पेशलिस्ट ये चाहता है कि कोई भी पेशेंट जो उसके पास आया है वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। अगर उस पेशेंट ने पैसे लगाए हैं और मोर इम्पोर्टेंटली आप पे विश्वास दिखाया है, तो आपको उसको प्रेगनेंसी देके वापस भेजना है। तो मैं हमेशा अपने फेलियर पेशेंट्स को भी हमेशा अर्ज करती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट लीव ट्रीटमेंट ये सोच के कि आपका ट्रीटमेंट फेल हो गया है। आप
पैसे जोड़ लो, बी फाइनेंशियली मोर सिक्योर एंड फिर आ जाओ। करेंगे एक बार ट्राई। अनफॉर्चुनेटली मैं फ्री में नहीं कर पाती किसी का, हर चीज़ के पैसे मुझे लगते ही हैं, बट आई वुड ऑलवेज वांट पेशेंट्स टू कीप ट्राइंग सो दैट वन डे दे आर सक्सेसफुल।